बात चाहे सीए एनआरसी प्रोटेस्ट की हो, किसानों के आंदोलन की, या फिर पहलवानों के धरने की, और हाल फिलहाल हुए जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट की हो, एक चीज़ बार बार दिखाई देती है। हालांकि मुद्दा बदलता है, जगह बदलते हैं और नारे भी बदलते हैं, लेकिन कुछ चेहरे और कुछ ऑर्गेनाइजेशन बार बार नज़र आते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि कौन किस प्रोटेस्ट में खड़ा था, सवाल ये है कि इन आंदोलनों के पीछे रिसोर्स कहाँ से आते हैं, फंडिंग कहाँ से आती है, किस ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है और उस पैसे का इस्तेमाल आखिर किस काम में होता है। क्योंकि प्रोटेस्ट करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास फॉरेन फंडिंग आ रही है तो उस फंडिंग का सोर्स ऑफ यूटिलाइजेशन ट्रांसपेरेंट होना भी उतना ही ज़रूरी है। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। नमस्कार, वेलकम टू बीटीएस। हमारे देश में कोई भी संस्था विदेश से ऐसे ही पैसा नहीं ले सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेना पड़ता है। उस लाइसेंस का नाम है FCRA। और जो संस्था फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेती है उसके लिए FCRA फ्रेमवर्क के अंडर रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है। हर फॉरेन पैसा दिल्ली के एक सरकारी बैंक अकाउंट में आता है और वहीं से ही जहाँ भी जाना होता है वो जा सकता है। अब ज़रा इसकी हिस्ट्री समझते हैं। इसको लेकर पहला कानून 1976 में कांग्रेस लाई थी, इमरजेंसी के टाइम। फिर 2010 में कांग्रेस ने ही इसको नए तरीके से लिखा और 2020 में मोदी गवर्नमेंट ने इसमें और भी पेच कसी। रिजल्ट, आज भारत में सिर्फ 14,449 संस्थाओं के पास ही ये लाइसेंस बचा है और अब तक 22,498 लाइसेंस कट चुके हैं। तो सवाल ये है, नए बिल में ऐसा क्या नया आ गया है? एक्चुअली पुराना कानून जो था पैसा आने पर पहरा था और नया बिल जो है पैसा के जाने के बाद की कहानी है। और यही सबकी परेशानी की जड़ है। 26 मार्च 2026 को लोकसभा में अमित शाह के होम मिनिस्ट्री ने एक बिल रखा। मकसद बताया गया, फॉरेन चंदे का हिसाब साफ रखना और जो देश के खिलाफ जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बिल पेश होते ही विपक्ष ने कहा ये बिल इंस्टीट्यूशंस की प्रॉपर्टी पर गवर्नमेंट को खुली छूट देता है। और इस बार 4 बड़े बदलाव की बात सामने आती है। पहला और सबसे बड़ा बदलाव, गवर्नमेंट एक नई अथॉरिटी बनाने वाली है। और अथॉरिटी का काम क्या होगा? जिस इंस्टीट्यूशन का लाइसेंस कटेगा उसकी फॉरेन मनी से बनी प्रॉपर्टी या अथॉरिटी, ये जो न्यू अथॉरिटी है ये संभालेगी उसको। दूसरा बदलाव, कुछ गलतियों पर जेल की सजा भी हो सकती है। हालांकि यहाँ 5 साल की सजा घटाकर 1 साल कर दी गई है। तीसरा बदलाव छोटी इंस्टीट्यूशन पर आएगा। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लगातार 2 साल तक अपने काम के फील्ड में प्रॉपर एक्टिव नहीं रहती तो उसका FCRA कैंसिल कर दिया जाएगा। और नए बिल में ये भी क्लियर किया गया है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, टाइम पर रिन्यू नहीं होता, तो इस रिन्यूअल को भी रिजेक्ट किया जा सकता है। FCRA सर्टिफिकेट को खत्म माना जाएगा। और चौथा और सबसे बड़ा बदलाव कानून में नहीं है, रूल्स में आया है। 22 जून 2026 को होम मिनिस्ट्री ने नए रूल्स निकाले। धर्म बदलवाने से जुड़े कामों पर सख्ती, सेवा चलेगी, स्कूल चलेगा, हॉस्पिटल भी चलेगा, लेकिन जिस काम पर धर्म बदलवाने का शक होगा वहां फॉरेन मनी का रास्ता मुश्किल कर दिया जाएगा। केरला पूरा राज्यसभा FCRA बिल के खिलाफ खड़ा हो गया। क्यों? क्या गवर्नमेंट धर्मांतरण को रोकना चाहती है या गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया है जिसने केरला के विधायकों को भी परेशान कर दिया? चलिए समझते हैं। क्योंकि केरला में चर्च सिर्फ संडे की प्रेयर नहीं है, वो स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है और ये सिस्टम पीढ़ियों से चला रहा है। देश की कुछ सबसे बड़ी फॉरेन चंदा देने वाली इंस्टीट्यूशन केरला से आती हैं और ऊपर से ये हिसाब ये है कि केरला में हर 5वां घर क्रिश्चियन समाज का है। अब आप देखिए, धर्म बदलने वाला रूल, प्रॉपर्टी वाला मैटर अब ये किसी NGO की फाइल का मैटर रहा ही नहीं, ये घर घर का हो गया है। और इसी बात से फिर वो हुआ जो कभी नहीं होता। केरला विधानसभा ने पूरे सदन में एक आवाज में प्रपोजल पास किया, बिल और नए रूल्स दोनों तुरंत वापस लिए जाएं, क्योंकि उनके हिसाब से ये उन फ्रीडम्स पर अटैक है जो कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन को देता है, अपनी बात बोलने की, ऑर्गेनाइजेशन बनाने की और अपना धर्म मानने की। अब सवाल, प्रपोजल आया क्यों? बिल गलत है या नुकसान अपनों का रिकी है? मिनिस्टर किरण रिजिजू केरला गए, उन्होंने कहा भी कि गलतफहमी को दूर किया जाएगा।
बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है और 2010 का लॉ तो कांग्रेस ही लेकर आई थी। जुलाई में बड़े पादरियों का डेलीगेशन सीधे अमित शाह से उनका मिलना भी हुआ। अमित शाह ने भरोसा दिलाया कि लॉ क्रिश्चियन सोसाइटी के खिलाफ नहीं है। अब बात आती है अमेरिका के एंगल की। इन सब के बीच अमेरिका के सांसद रिले मोरे का स्टेटमेंट आता है। उनका कहना है कि ये बिल भारत गवर्नमेंट को चर्च पर कंट्रोल की पावर देता है। ये क्रिश्चियंस पर डायरेक्ट अटैक है और अगर ये बिल आया तो इंडिया अमेरिका रिलेशन में टेंशन आ सकती है। अब सवाल ये है, इंडिया के इंटरनेशनल लॉ पर अमेरिका के लॉ मेकर्स को इतनी कंसर्न क्यों हो रही है? क्या ये सिर्फ ह्यूमन राइट्स का मैटर है या फॉरेन फंडिंग का भी कोई कनेक्शन है? 2015 में जब बराक ओबामा चीफ गेस्ट के तौर पे आए थे 26 जनवरी पर, उस टाइम केरला के एक एनजीओ जो यही सब काम करता है, एक क्रिश्चियन मिशनरी, उसको अमेरिका की गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ देना चाहती थी। उस वक्त यहाँ की गवर्नमेंट ने उस एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। ओबामा ने कहा भी कि लाइसेंस को रीस्टोर कर लीजिए, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। और अभी का अपडेट ये है कि बिल को फिलहाल टाल दिया गया है, वापस नहीं लिया गया, टाला है। और अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो प्रोविज़न जो स्कूल, हॉस्पिटल और पूजा स्थल तक पहुंचता है। नाम है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। इसका काम है, एफसीआरए बिल कहता है कि जिस इंस्टीट्यूशन का लाइसेंस कट जाएगा वो खुद छोड़ दे या टाइम पर रिन्यू ना करा पाए तो उसकी फॉरेन मनी से बनी हर चीज़, ज़मीन, बिल्डिंग, मशीन, बैंक, पैसा, सब कुछ पहले कुछ वक्त के लिए और फिर हमेशा के लिए इस अथॉरिटी के अंदर आ जाएगा। ये अथॉरिटी किसी को भी बुलावा भेज सकती है, कसम खिलवाकर स्टेटमेंट भी ले सकती है, डॉक्यूमेंट मांग सकती है और बैंक से लेकर पुलिस स्टेशन तक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से असिस्टेंट ले सकती है। हाँ, अपील का रास्ता दिया है, डिस्ट्रिक्ट जज तक अपील हो सकती है, लेकिन लीगल एक्सपर्ट का कंसर्न है अपील तब होगी जब अथॉरिटी पहले डिसीजन दे चुकी होगी। और बिल में ये क्लियर नहीं है कि डिसीजन कितने दिन में देना होगा। मान लीजिए एक स्कूल है जिसने एक न्यू सेक्शन या डिपार्टमेंट बनाया, आधा पैसा उसने मार्केट से उठाया, आधा फॉरेन फंड। अब मान लीजिए लाइसेंस कैंसिल हो गया तो पूरा डिपार्टमेंट अथॉरिटी के अंदर चला जाएगा। यही फियर स्कूल, हॉस्पिटल और रिलीजियस प्लेसेस तक पहुंच गया है और बात इंडिया से लेकर अमेरिका तक पहुंच गई है। अमेरिका में भी फॉरेन पावर्स के लिए काम करने वालों को गवर्नमेंट रजिस्टर में नाम लिखाना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया ने भी 2018 में ऐसा किया था। ये भी एक फैक्ट है। फिर जब भारत में हो रहा है तो इन लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? तो अब सवाल आपके सामने है, लाइसेंस पहले भी कैंसिल हुए थे, तब इतने शोर नहीं मचे। कंसर्न फ्रीडम की है या अपनी इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग्स की, या दोनों? 2015 में जब बराक ओबामा चीफ गेस्ट के तौर पे आए थे 26 जनवरी पर, उस टाइम केरला के एक एनजीओ जो यही सब काम करता है, एक क्रिश्चियन मिशनरी, उसको अमेरिका की गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ देना चाहती थी। उस वक्त यहाँ की गवर्नमेंट ने उस एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। ओबामा ने कहा भी कि लाइसेंस को रीस्टोर कर लीजिए, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। और अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नाम है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। इसका काम है, एफसीआरए बिल कहता है कि जिस इंस्टीट्यूशन का लाइसेंस कट जाएगा वो खुद छोड़ दे या टाइम पर रिन्यू ना करा पाए तो उसकी फॉरेन मनी से बनी हर चीज़, ज़मीन, बिल्डिंग, मशीन, बैंक, पैसा, सब कुछ पहले कुछ वक्त के लिए और फिर हमेशा के लिए इस अथॉरिटी के अंदर आ जाएगा। ये अथॉरिटी किसी को भी बुलावा भेज सकती है, कसम खिलवाकर स्टेटमेंट भी ले सकती है, डॉक्यूमेंट मांग सकती है और बैंक से लेकर पुलिस स्टेशन तक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से असिस्टेंट ले सकती है। हाँ, अपील का रास्ता दिया है, डिस्ट्रिक्ट जज तक अपील हो सकती है, लेकिन लीगल एक्सपर्ट का कंसर्न है अपील तब होगी जब अथॉरिटी पहले डिसीजन दे चुकी होगी। और बिल में ये क्लियर नहीं है कि डिसीजन कितने दिन में देना होगा। मान लीजिए एक स्कूल है जिसने एक न्यू सेक्शन या डिपार्टमेंट बनाया, आधा पैसा उसने मार्केट से उठाया, आधा फॉरेन फंड। अब मान लीजिए लाइसेंस कैंसिल हो गया तो पूरा डिपार्टमेंट अथॉरिटी के अंदर चला जाएगा। यही फियर स्कूल, हॉस्पिटल और रिलीजियस प्लेसेस तक पहुंच गया है और बात इंडिया से लेकर अमेरिका तक पहुंच गई। तो अब सवाल आपके सामने है, लाइसेंस पहले भी कैंसिल हुए थे, तब इतने शोर नहीं मचे। कंसर्न फ्रीडम की है या अपनी इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग्स की, या दोनों? या पॉलिटिकल और कम्युनिटी इंटरेस्ट का भी रोल है?
या गवर्नमेंट ने एक कमज़ोर नर्व पकड़ ली है, या फिर CA NRC से लेकर फार्मर्स प्रोटेस्ट, रेसलर्स प्रोटेस्ट से लेकर जंतर मंतर तक क्या बार बार वही फेसेस दिखना सिर्फ कोइंसिडेंट है? क्या क्रिश्चियन मिशनरी इंडिया में इतनी पावरफुल हो गई है कि फॉरेन फंडिंग पर कंट्रोल का डायरेक्ट इम्पैक्ट उसके इंस्टीट्यूशन पर पड़ेगा? क्या फॉरेन फंडिंग और उसके प्रोटेस्ट इकोसिस्टम के बीच कोई डीपर कनेक्शन है? आपकी क्या राय है? लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, ब्लाइंडली बिलीव मत कीजिए, ना गवर्नमेंट को ना ऑपोजिशन को। जाइए, चेक कीजिए, डॉक्यूमेंट्स देखिए, फैक्ट्स वेरीफाई कीजिए और फिर अपनी राय बनाइए। और कमेंट बॉक्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कोशिश करिए अगर आप किसी एक या दो व्यक्ति को अगर ये वीडियो भेज सकते हैं तो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।